गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग सभी को। जब तक सभी लोग ज्वाइन करते हैं मुझे फटाफट अपने एबीएम के मार्क्स बताते चलिए, मैं देखूं जरा सा कि स्थिति कैसी रही है। गुड इवनिंग सभी को। एबीएम के मार्क्स शेयर करते चले फटाफट आप सभी लोग। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। अनिल सर मैं देख लूंगा अगर ऐसा कुछ है तो, व्हाट्सएप पे रिप्लाई वाला मामला। गुड इवनिंग सभी को। अपने अपने मार्क्स शेयर करें एबीएम के फटाफट से। जब तक सभी लोग ज्वाइन करते हैं तब तक देख लिया जाए कि जो है मतलब हाउ वाज इट। हाँ ठीक हूँ, आई एम फाइन सर। नॉर्मली थर्ड शिफ्ट टफ ही होती है, बीएफएम में भी होगी, प्रभु जाने, है ना। वही है कि मतलब इट विल बी डिफिकल्ट। मनोज सर बहुत कम मार्क्स हैं तो 28 इज नथिंग लाइक। गुड इवनिंग सभी को। ठीक है। 47 नहीं, 33 नो, 70, 45, 52, 51। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओके, नो प्रॉब्लम सर। सेफ रहिए, अगर बाइक पर हैं तो जब फ्री होइएगा तब देख लीजिएगा, बता दीजिएगा। ठीक है। सो मतलब जो मैंने पढ़ाया था सा, चलिए ठीक है, मार्क्स देख ले मैंने। ठीक है, मतलब जो है 40 से लेकर के 70 के बीच में अभी तक जो मैंने मार्क्स देखा, 40 से लेकर 70 के बीच में आया हुआ है। सो जो मैंने लाइव क्लास वगैरह में पढ़ाया था, क्या ये आपको हेल्पफुल रहा है? मतलब जो हमने टॉप एमसीक्यूज करवाए थे, जो मैंने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करवाए थे, क्या वो हेल्प किए थे या फिर ऐसे ही मतलब मजा नहीं आया टाइप का? चलिए ठीक है, मतलब हेल्प करी थी तो आई एम होपफुल कि मतलब हम यहाँ पर भी। सर देखिए ऐसा है कि थर्ड शिफ्ट तक तो आईआईबीएफ जो है कहानी कर चुका होता है। ये तो है। आप में से जिनसे भी हो सके हमें जो है क्वेश्चंस अगर आपको याद हो तो ये नंबर है हमारा। टॉपिक नहीं फ्रेंड्स, ओके। टॉपिक ना बताएं, क्वेश्चन अगर आपको याद हो, एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, चार ऑप्शन, अगर जितने भी याद हो उतना दे करके अगर हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करें तो अच्छा रहेगा। चलिए थैंक यू सो मच। अगर मतलब मैंने जो पढ़ाया उसमें हेल्प किया। काफी सारे क्वेश्चन सेम थे मेरे ख्याल से। मॉड्यूल ए से पांच पांच स्टैटिक के पांच क्वेश्चन सेम उठाए गए थे, एकदम वही क्वेश्चन ही उठा लिए थे आईआईबीएफ ने। सर देखिए घूमते वो भी आसपास ही हैं, आपने नोटिस किया होगा। जैसे क्या नाम है उसका, एटीट्यूड के 3C जो कॉन्सेप्ट है, एटीट्यूड का 3C होता है। उन्होंने पूछा था, देखिए अगर ध्यान हो आपको, बटना का फुल फॉर्म पूछा गया। बटना, आई हैव टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। बटना पूछा गया, जौहरी विंडो पूछी गई थी आपसे, है ना। उसके बाद में ये जो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड है, हायरार्की ऑफ नीड, ये भी पूछा गया था। तो समहाउ देयर वर क्वेश्चंस फ्रॉम दैट, है ना। नहीं सेटिंग वेटिंग नहीं है सर, जो है ये सब कुछ नहीं है सेटिंग वेटिंग का मतलब। मैक्सिमम न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम एस्टिमेशन प्रोपोर्शन पे थे, ठीक है। कोई नहीं, मैंने करवाए थे सर आपको।
यस 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 यस, ठीक है, वी हैव डिस्कस और यहाँ पर भी इट इज गोइंग टू हैपन फ्रेंड्स, ओके। मतलब यहाँ बीएफएम में भी सर ऐसा होगा, मैं थर्ड शिफ्ट की बात नहीं करूंगा, थर्ड शिफ्ट तक ये पागल हो चुके होते हैं, मतलब आईबीएफ वाले बेसिकली पागल हो चुके हैं, उनको ये होता है, देखो पहली शिफ्ट का क्वेश्चन वो बहुत अच्छा बनाते हैं दिमाग लगा करके, फिर थोड़े थक से जाते हैं, फिर वो सेकंड शिफ्ट का बनाते हैं, और जब लंच कर लेते हैं आफ्टर दैट वो सोचते हैं अब क्या करें, तो वो फिर आव बाव जो होता नहीं वो वाली स्थिति होती है, तो थर्ड वाले वही स्थिति में फंसते हैं सर। तो वो आफ्टर लंच वाला जो पेपर है वो खतरनाक हो जाता है। सीसीओ एज एंड एक्सपीरियंसेस, होल नंबर का सर मतलब वही हो गया ना, जैसे मान लो 22.50 है तो इसको 23 लिख देंगे ना, दिस इज होल नंबर, पूर्ण संख्या, डेसिमल नहीं यूज करना है। ठीक है, चलो कुल मिला करके मैं मतलब मैं मान कर चलता हूँ, मेरी मतलब मैं ये कहूँ कि अगर मेरी मेहनत को अगर आउट ऑफ 100 जो है स्कोर दिया जाए, जैसे मैंने जो आपको आया अभी मतलब किसमें, जून 2025 में, जून 2025 में मैंने जो एबीएम की प्रिपरेशन आपको करवाई है अपने एंड से, अगर मैं उसमें 100 मार्क्स में से अपने आप को स्कोर करना चाहूँ तो आप कितना देंगे स्कोर उस हिसाब से कि ठीक है, मतलब एक्चुअल दीजिएगा, दिल रखने के लिए नहीं, मेरा मेरा दिल रखने के लिए नहीं कि सर है नथिंग, एक्चुअल में बताइए आपके हिसाब से, मतलब 100 में से मैं कितना स्कोर कर सकता हूँ आपके हिसाब से। अच्छा, वेल परफॉर्म्ड वाला था, ठीक है, ये भी पढ़ाया था मैंने, टॉप एमसीक्यूज में रखा था सर, वेल परफॉर्म्ड, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इफ आई एम स्कोरिंग 70-60 इट्स गुड एनफ। 40 थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं पर मैं इंप्रूव करूंगा सर, दैट्स मेक श्योर करूंगा कि मतलब मैं आपकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करूं। ओके, ठीक है, चलिए, ठीक है, मतलब औसतन 60 से 70% मैंने लगभग जो है आपकी एक्सपेक्टेशन को मैच करने का प्रयास किया हुआ है, दैट मेरे देखो मेरे लिए इतना बहुत है सर, अगर मैं आपको आपकी जरूरतों की 70% तक आ रहा हूं तो ये बहुत है, क्योंकि हम एग्जामिनर की मतलब दिल तक नहीं पहुंच सकते, हम एग्जैक्टली उसके दिमाग में नहीं पहुंच सकते कि वो यही पूछेगा, मेरा कंसर्न ये रहेगा कि मैं आपको नियर बाई जो है, हाँ मैं आपको, रंजीत सर कितने आए आपके, मैं ये कोशिश करूं कि मतलब आपको लगभग लगभग उसके आसपास में अगर ले जा सकूं तो दैट विल बी मोर देन एनफ वाले, ठीक है। स्टार्टअप प्रायोरिटी सेक्टर 50 करोड़ वाली लिमिट आई थी। नहीं नहीं, कठिन नहीं था सर। सर अब देखिए, चलिए ठीक है 54, देखिए अब एबीएम का पेपर आपने देख लिया, अब जो लोग पूछते हैं कि सर कोई शॉर्टकट बता दीजिए, आप बताओ सर कि मतलब मैं थर्ड शिफ्ट में, अगर मैं थर्ड शिफ्ट के लिए बोलूं तो आप बताओ सर कौन सी शॉर्ट ट्रिक है, कौन सा टेक्निक है जो मैं बता दूं कि आपको पास करवा देगी, सर आप मुझे बताएं। एमएसएमई करवाया होगा है ना, हाँ एमएसएमई भी करवाया था, प्रायोरिटी सेक्टर करवाया हुआ था सर, आए थे क्वेश्चन वहां से, बहुत टफ था ना सर, वही मैं कह रहा हूँ कि थर्ड शिफ्ट में मैं कौन सी टेक्निक आपको बता दूं, मैं क्या कह दूं कि सर ये पढ़ लीजिए इससे काम हो जाएगा, वो देखिए मतलब वो पता है मतलब इधर उधर बरगराने लगते हैं बेसिकली, मतलब कि क्या पूछूं मैं, है ना, जैसे एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग में मैं आता हूँ तो 4-5-6 क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है, जैसे $750 मिलियन की लिमिट होती है, कौन इसमें मतलब बेनिफिशियरी हो सकता है, इस तरीके के 5-6 क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन वो कहाँ पहुंच जाते हैं, वो बहुत आगे की दुनिया में सर्कुलर खोल के बैठ जाते हैं। हाँ, कोई नहीं कोई नहीं, मैं मतलब ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, मुझे लगता है कि समय वेस्ट करना ठीक नहीं है। हाई प्रायोरिटी एमसीक्यू मॉड्यूल ए चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे, हम थोड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, यू मे हैव सॉल्व इट अर्लियर, हो सकता है कि आपने पहले करा हो, फिर से करते हैं, अगर कोई कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी में दिक्कत है तो लेट्स सॉल्व इट, ओके। सर पता है कंफ्यूजन ही है जो आपको नुकसान करी होगी, अगर आप मेरी बात पे ध्यान देंगे तो अल्टीमेटली आपने ये महसूस किया होगा, इट्स रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन, बिलीव मी, आपको ये महसूस हुआ होगा है ना कि सर कहीं ना कहीं रिवीजन में जो है
कोई नहीं, ठीक है रंजन, दैट इज ओके। तो पहला क्वेश्चन है, एक कस्टमर आपकी ब्रांच में आता है, कैंसिलेशन ऑफ डीडी ऑफ यूएसडी 1500 डॉलर की डिमांड ड्राफ्ट उसने बनवाई थी, उसको कैंसिल करवाने के लिए आपकी ब्रांच में बंदा आया हुआ है। मार्केट में जो उस समय स्पॉट रेट है, यानी उस दिन जो रेट है वो 82 रुपए 40 पैसे और 82 रुपए 80 पैसे है। ठीक है, दो रेट हैं, एक बिड रेट होता है और एक आस्क रेट होता है, या इसी को बाई रेट बोल देते हैं, इसको सेल रेट बोल देते हैं। ठीक, देन व्हाट रेट विल यू कोट टू द कस्टमर, आप कस्टमर को कौन सा रेट कोट करेंगे? हाँ, ये मैं सर पता है सुनील सर, जो आप ये कह रहे हैं ना कि बैंक में टाइम निकालना सबसे कठिन है, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करूंगा। ये उतना कठिन एग्जाम नहीं जितना आईआईबीएफ था, मेरा विश्वास मानिए। और आपने इसे सबने उसे क्लियर किया हुआ है, काफी टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन समस्या सिर्फ समय है। एक ही प्रॉब्लम है जो आपको परेशान करके रखनी है, दैट इज टाइम। अगर टाइम हो सर ना, बिलीव मी, मेरी भी डिपेंडेंसी आप पर नहीं है, मुझे भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप पढ़ लोगे। खैर मैकमिलन की बुक थोड़ी सी वैसी होती है, थोड़ा सा उन्होंने ठीक से लिखा होता है मैकमिलन ने, तो आपको मेरी जरूरत ना पड़ती। लेकिन समय एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बैंक में है नहीं, थोड़ा है प्रॉब्लम। ठीक है, चलो तो सर अब आप बताएं, बैंक चार्ज नो मार्जिन, बैंक ने कोई मार्जिन की बात नहीं की। बैंक जो है मार्जिन चार्ज करता है इतना, बैंक चार्ज करता है मार्जिन 25 पैसे पर अमेरिकन डॉलर। तो उस केस में आप रेट का कोट करेंगे, फटाफट से इसको आंसर करेंगे सर आप हमें। तो डीडी का कैंसिलेशन, सिर्फ एक ही सवाल आपको अपने से पूछना होता है कि सर बैंक बाई करेगा या बैंक सेल करेगा, राइट? बस इतनी सी बात का जवाब मिल जाए तो इन क्वेश्चन में दम नहीं होती, इन क्वेश्चन में कोई दम नहीं होती। बस सिर्फ एक बात, जो एक लॉजिक है वो यही है कि बाई लेना है कि सेल करना है। ठीक है, तो देखो क्या है, अगर डिमांड ड्राफ्ट कैंसिल किया जा रहा है, थोड़ा सा समझिएगा सही कि ये 1500 डॉलर का डिमांड ड्राफ्ट है, कस्टमर के पास है, वो उसको आपको ला करके देता है, तो आप क्या करोगे? इस 1500 डॉलर को अपने खजाने में अपनी जेब में रख लोगे, है ना? तो आपके पास अगर कोई चीज आएगी तो 1500 डॉलर में क्या करिएगा, क्या करेंगे? सेल करेंगे कि बाई करेंगे? ऑब्वियसली। ठीक है, बहुत बार लॉजिक समझाया सर, इसलिए मैं बहुत गहराई में नहीं जा रहा हूं। तो आप बाई करेंगे, आप मतलब बैंक बाई करेगा। अगर बैंक बाई करेगा तो बाई लो और सेल हाई का कॉन्सेप्ट चलता है, तो बाई लो के हिसाब से ये रेट चार्ज किया जाएगा, 82 रुपए 40 पैसे, 82 रुपए 40 पैसे। ठीक, ये रेट कोट किया जाएगा। अब अगर हम पूछ लेता कि 1500 डॉलर के बदले में कितना होगा, तो भाई 1500 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि $1 की कीमत कितनी है, 1500 डॉलर की कीमत कितनी हो जाती है? यू मेक अ मल्टीप्लिकेशन एंड गेट द आंसर। ठीक, पूछा नहीं है क्वेश्चन में, बट दे डू दैट, ओके, वो पूछते हैं, तो ध्यान रखें। तो ये हो जाएगा 1,23,600 रुपए। तो हम क्या करेंगे, 1500 डॉलर का चेक डिमांड ड्राफ्ट लेंगे, बदले में उसके खाते में 1,23,600 रुपए डाल देंगे। डाल देंगे मतलब क्रेडिट कर देंगे, बराबर है? कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। हमने क्या किया, 1500 डॉलर का डीडी लिया, बदले में उसके खाते में 1,23,600 क्रेडिट कर दिया कस्टमर के। क्यों? क्योंकि भाई उसने ऑब्वियसली उसने हमें डॉलर दिया है, तो बदले में रुपए लेगा, सो वी विल गो फॉर द क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद में यहां पर बोला है 82 रुपए 40 पैसे में कोई मार्जिन नहीं चार्ज करना है। मार्जिन मतलब बैंक कोई प्रॉफिट की बात यहां नहीं करेगा, जो रेट मार्केट में वही अपना काम हो जाएगा। अगर कोई मार्जिन नहीं लेना है तो बात ही खत्म हो गई। यहां बोलता है अगले क्वेश्चन में कि 0.50% मार्जिन चार्ज कर लो। तो भाई देखो, रेट हमारा 82 रुपए 40 पैसे का रेट हम लगाएंगे यहां पर भी, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस पर मार्जिन यानी अपना बैंक अपना प्रॉफिट बुक करेगा, कितना? 0.50%। तो ये निकाल लीजिए, 82 रुपए 40 पैसे इंटू, तो ये आ जाएगा सर 0.412 के आसपास में। ठीक, यानी कि बैंक क्या करेगा, इतने रुपए का प्रॉफिट लेगा, हर डॉलर के पीछे इतना मार्जिन लेगा, यानी इतना प्रॉफिट लेगा। ठीक है, अब बाई लो होता है और सेल हाई होता है, तो क्या करेगा बैंक यहां पर, सस्ते को और सस्ते में खरीदेंगे, सस्ते को और सस्ते में खरीदेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सर करेंगे इसको 82 रुपए 40 पैसे में से मार्जिन को घटा देंगे, 0.412 इस मार्जिन को घटा देंगे। क्यों घटा देंगे सर, जोड़ क्यों नहीं देंगे? जोड़ देना चाहिए सर, अगर आप जोड़ दोगे ना तो ये महंगा हो जाएगा। 82 रुपए 40 पैसे का है और हम उसे सस्ते में खरीदना चाहते हैं। अगर 82 रुपए 40 पैसे को 40 पैसा और
इसमें जोड़ोगे तो 82 रुपए 80 पैसे का हो जाएगा। ये लगभग लगभग 82 रुपए 80 पैसे का हो जाएगा। और अगर घटा देते हैं इसको तो 82 रुपए माइनस 81.9880 ये रेट इसको हमें लगाना होगा 9880। तो यानी ये 81 रुपए का पड़ जाएगा। तो हमें खरीदना है चीज को, बैंक को खरीदना है तो सस्ते में खरीदेंगे। 81 रुपए 99 पैसे लगाएं या 82 रुपए 80 पैसे लगाएं, तो ऑब्वियसली हमारे लिए बाई लो के हिसाब से 81 पॉइंट नियर बाई कर लेंगे तो 81.99 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में अब अगले क्वेश्चन में हम बैंक चार्ज करता है मार्जिन 25 पैसे पर डॉलर। तो यानी $1 का प्राइस क्या है 82 रुपए 40 पैसे, और $1 पर ये बोल रहे हैं कि मार्जिन चार्ज करना है 25 पैसे। 25 पैसे ये कितना है, इतना रुपए 82 रुपए 40 पैसे। ठीक है, तो हमें 25 पैसे है, इसको ऐसे रुपए के शेप में 0.25 लिख देंगे। 25 पैसे को 0.25 रुपीज लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये बाई का केस है तो बाई लो सस्ते में कर देंगे, तो हम घटा देंगे इसको, इसमें घटाएंगे तो 82 रुपए 15 पैसे 82 रुपए 15 पैसे का चार्ज हमारा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बाई है तो सेल से कैंसिल होगा। सूरज देखो, डिमांड ड्राफ्ट है $1500 का, $1500 का डिमांड ड्राफ्ट है। अगर शुरू से देखो तो शुरुआत में क्या हुआ होगा, जब ये डिमांड ड्राफ्ट बना होगा तो कैसे बना होगा। अभी हम कैंसिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं। कोई कस्टमर आता है अपने पास में और वो बोलता है कि हमको $1500 का एक डिमांड ड्राफ्ट दे दो। ठीक है, तो हम दे देंगे उसको। तो अगर हम $1500 का या $1500 उसको देंगे, डिमांड ड्राफ्ट या $1500 उसको देंगे, यानी हम क्या करेंगे, सेल करेंगे बेसिकली। देखिए, बैंक क्या करेगा, सेल करेगा। जब डिमांड ड्राफ्ट बनेगा तो बैंक $1500 उसको बेचेगा, सेल करेगा, बदले में हमें रुपए दे देगा। ठीक है, तो जस्ट उल्टा। अब अगर डीडी कैंसिल करेगा तो हम क्या करेंगे, बाई करेंगे। थोड़ा सा पिछले जो है मतलब कॉन्सेप्ट्स को देखें सर जो है, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। इसमें कुछ भी नया नहीं है, मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन हमने करवा रखे हैं, आपको मल्टीपल करवा रखे हैं। यू विल बी एबल टू मेक इट हैपन। ओके, कर ले जाएंगे। मैं बस यही दुआ करूंगा कि इतना सरल क्वेश्चन आ जाए। हो सकता है कि कुछ कठिन बना दें, बट यस इफ दे डू दैट कि हाँ इस लेवल का क्वेश्चन बनाएंगे तो आप कर पाओगे सर। ठीक है, चलिए। अ डील वाज डन ऑन 24 जनवरी 2021। उस दिन वेडनेसडे था। ऑन टर्म बेसिस पर डील की गई थी। यानी कि देखो, ऐसे नियम है कि भाई 24 जनवरी 2021 को अगर डील हुई, दिन है बुधवार का। ठीक है, बुधवार का दिन है। तो अगर टर्म बेसिस पर हुआ, टर्म मतलब टुमारो, यानी कि अगले दिन, यानी 25 जनवरी को सेटलमेंट होना चाहिए। 25 जनवरी को फ्राइडे पड़ेगा, उस दिन सेटलमेंट होना चाहिए, बराबर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि 25 जनवरी को हॉलीडे है यूएस में। अब लो भाई, अगर यहाँ हॉलीडे हो गया तो बोथ कंट्रीज वर्किंग होनी चाहिए। तो हॉलीडे अगर घोषित हो गया, इसका मतलब 25 को सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। तो सेटलमेंट किस डेट को होगा, यही पूछा गया है। आप में से सभी लोग प्रयास करें और मुझे आंसर दें। बिलीव मी सर, ऐसे क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स आए हुए हैं। मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट में पूरे चांस है कि यू विल गेट अ क्वेश्चन। बशर्ते कि टर्म की जगह हो सकता है स्पॉट लिख दे। टर्म की जगह पर इट मे बी पॉसिबल दैट दे राइट इट स्पॉट। सॉरी 25 को थर्सडे होगा। आई एम सॉरी, माय बैड, थर्सडे होगा। ठीक, खतरनाक क्वेश्चन होगा सर ना। सर देखिए, यहां पर लिखा है कि 24 जनवरी को डील हुई है, उस दिन बुधवार है। टर्म बेसिस पे, यानी टर्म मतलब टुमारो, अगले दिन यानी 25 जनवरी को सेटलमेंट हो जाना चाहिए था, लेकिन उस दिन यूएस में हॉलीडे है। अब आता है सर 26 जनवरी। अब देखो, हमको पता है कि भाई 3 छुट्टियां, 26 जनवरी, 15 अगस्त और महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर। ये छुट्टियां रहती ही रहती हैं, ऑफिशियल छुट्टियां। ठीक है, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर ये छुट्टी रहती ही रहती है। ठीक है, तो भाई आ गया फ्राइडे का दिन। लेकिन अब ये हमारे देश में, इंडिया में हॉलीडे डिक्लेयर हो चुका है, हमें पता है।
तो अब हम कोशिश करेंगे, चलो 27 जनवरी की सेटलमेंट कर लेते हैं। 27 जनवरी पहुंचते पहुंचते सैटरडे आ गया। अब हमें पता है मार्केट सैटरडे संडे बंद रहती है। 28 जनवरी चले गए, इस दिन संडे पड़ा, आज भी मार्केट बंद है। अब आती है सर 29 जनवरी 2021 की डेट। इस दिन ना तो इंडिया में बंदी है, ना फिर अमेरिका में बंदी है, ना कोई ऐसी जानकारी हमारे पास दी गई है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो अल्टीमेटली सेटलमेंट जो है 21 जनवरी 2021 को ही होगा। कोई बात नहीं है, अगर डील हुई है तो अपने देश के कंसर्न में ही हुई होगी, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर टर्म की जगह स्पॉट लिख दे तब क्या आंसर हो जाएगा सर? थोड़ा सोच कर बताएं। से हियर इट इज रिटन स्पॉट बेसिस, व्हाट विल बी द आंसर? पूछते हैं सर, स्पॉट बेसिस पर अगर यही सेटलमेंट होता देन व्हाट विल हैपन? मेरी बात ऋषि सर समझिए, सैटरडे संडे ऑफ रहती है फॉरेक्स मार्केट, ध्यान रखें, लिखा हो ना लिखा हो, 26 जनवरी 15 अगस्त 2 अक्टूबर को इंडियन मार्केट बंद रहेगी, याद रखें, ठीक है। अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाया इन्होंने जिसमें यूएस के हॉलिडे की कोई बात की हो, अभी तक तो मैंने नहीं देखा है। 4 जुलाई को मेरे ख्याल से अमेरिका का फ्रीडम डे पड़ता है, जैसे अपना 26 जनवरी है, नहीं अपना 15 अगस्त को है, ठीक है। सर 30 तारीख को क्यों होगा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप लोग? 30 को क्यों होगा? स्पॉट में 30 क्यों चला जाएगा? देखो ऐसे समझो, 24 जनवरी को डील हुई है, टर्म मतलब टुमारो, स्पॉट मतलब ये वाली डेट, इस डेट को 26 जनवरी को सेटलमेंट होना था, इंडिया में हॉलीडे है, तो 27 को कोशिश करेंगे सैटरडे पड़ेगा, 28 को कोशिश करेंगे संडे पड़ेगा, तो ऑब्वियसली 29 को ही क्लियर हो जाएगा सर, 29 को ही क्लियरिटी आएगी। 29 को ही चाहे टर्म लिखा हो चाहे स्पॉट लिखा हो, यू विल गेट द सेम आंसर। इसीलिए मैंने पूछा, देखिए कई सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं। नो, 29 को ही सेटलमेंट होगी सर। क्यों ऐसा क्यों है कि 30 तक क्यों जाना? वाई? अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है, यस 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 यू आर राइट। चलो ठीक है, फिर से करते हैं, मैं यहां पर स्पॉट लेता हूं। तो स्पॉट अगर लेंगे, 24 जनवरी की बात है, दिन है वेडनेसडे का, ठीक है। तो इसमें देखो 25 जनवरी को सेटलमेंट नहीं होगा, बल्कि 26 जनवरी को सेटलमेंट होना चाहिए था, ठीक, 26 जनवरी को होना चाहिए था। वेडनेसडे, थर्सडे और दिस विल बी फ्राइडे। अब ये भी हॉलीडे है, ये भी हॉलीडे है, तो इसका मतलब ये 2 दिन तो हमारे बर्बाद हो गए बेसिकली, ठीक है। तो हमें 2 और दिन चाहिए। 26 अब हो जाएगा 27, तो ये सैटरडे बंद हो गया, 28 संडे बंद हो गया, 29 को पहला वर्किंग डे पड़ेगा, है ना, यानी कि टॉम वाली स्थिति ये बनी 29 जनवरी को, और स्पॉट जाकर के आपका 30 जनवरी को पड़ेगा। इतना पढ़ा चुका हूँ, इतनी बार पढ़ा चुका हूँ, उसके बावजूद भी गलतियां हो ही जाती हैं, ठीक है। 30 जनवरी को ही स्पॉट पड़ेगा, 2 वर्किंग डे चाहिए, बाकी सारे दिन तो छुट्टी ही है। यस नीलेश सर, आप हमेशा सही हैं। 30 देख लीजिए सभी लोग जिन्होंने मतलब गड़बड़ करी हुई है, यही बस इतना ही है सर फॉरेक्स में कभी भी लुटिया डूब सकती है। हाँ, टॉम विल बी ऑन 29 एंड स्पॉट विल बी ऑन 30th। चलिए ठीक है सर, ध्यान रखिएगा ऐसा क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है सर। हाँ, आप लोगों ने सही बोला था सर, माय बैड है, मैं माफी मांगता हूँ, क्या करूँ, दिमाग से गड़बड़ हो गई मेरे से। 25 जनवरी हॉलीडे है ना, इस दिन को सेटलमेंट होना चाहिए, तो 26 जनवरी को हॉलीडे, 27 को मार्केट क्लोज है। ध्यान रखिएगा मार्केट क्लोज रहती है। ये बात भी इन्होंने पूछी है कि फॉरेक्स मार्केट नॉर्मली कब से कब ऑपरेट करती है सर? फॉरेक्स मार्केट नॉर्मली ऑपरेट करती है सर मंडे टू फ्राइडे, ये ध्यान रखिएगा। और नॉर्मल जो टाइमिंग है आई थिंक वो 9:30 to 5:30 है,
932 530 है। फॉरेन करेंसी स्लैश INR के लिए ये पूछा हुआ है, ये भी एग्जाम मतलब ये पूछा हुआ है। आई थिंक मैंने करवाया है, ये दोनों क्वेश्चन करवाया है। दोनों कंट्रीज में वर्किंग होनी चाहिए, दोनों कंट्रीज में वर्किंग डे होना चाहिए सेटलमेंट के लिए। बोथ द कंट्रीज शुड बी इन वर्किंग फॉर सेटलमेंट टू टेक प्लेस। ठीक है, दो रेट दिए हैं, USD INR का रेट दिया हुआ है, बिड और ऑफर, और यूरो और USD का रेट दिया हुआ है, बिड और ऑफर, दोनों रेट दिए हुए हैं। आपको कैलकुलेट करना है यूरो INR का रेट दोनों के लिए। नाइन टू फाइव था क्या? ठीक है, देख लीजिएगा फॉरेन करेंसी INR का जो टाइमिंग है 9 to 5 है। एक बार देख लीजिएगा सर, क्योंकि मैंने क्वेश्चन करवा रखा है और जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है सर, 2 बार पूछ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ रिवाइज करवा रहा हूँ। टाइमिंग वाला भी करवाया हुआ है सर मैंने, और मंडे टू फ्राइडे वाला भी करवा रखा है। आई हैव डन दैट। एक बार सर PDF देखिएगा ना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कैलकुलेट करें आप लोग खुद से। इफ यू आर अनेबल देन आई विल गो अहेड। क्रॉस रेट पर बेस्ड है, घबराएं नहीं, ठीक है, थोड़ा सा भरोसा रखें। 10 दिन है हमारे पास में, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इसमें सॉरी इस 10 दिन में कम से कम मैं इतना पढ़ाऊं कि आपको कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन जो है 30 से 35 नंबर मिल जाए, मेरा प्रयास रहेगा। अब जैसा आप पूछ रहे हैं व्हिच मॉड्यूल इज इम्पोर्टेंट, मैंने ABM में मेरे ख्याल से मॉड्यूल B बताया था आपको, और फिर मॉड्यूल A कहा था। लेकिन अगर आपने एग्जाम में देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मॉड्यूल D भरा पड़ा है ना। कंप्लायंसेस वर देयर, कंप्लायंस के ठीक ठाक क्वेश्चन थे। ठीक है अनिल सर। सर बाइंग और सेलिंग नहीं है, देखिए ये बाइंग है और ये सेलिंग है, और जो आपको आंसर भी दे रखा है वो भी बाइंग और सेलिंग दोनों के लिए दे रखा है। ओके, दोनों के लिए ही रेट कैलकुलेट करने हैं आपको। ठीक है, तो आपने कैलकुलेट कर लिया, मैं बताता हूं आपको। देखो हमें कैलकुलेट क्या करना है सर, यूरो अपान INR। तो मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था, सबसे पहले देखो जो रेट दिए हुए हैं, दो रेट, क्या उसमें यूरो ऊपर है, जैसे यहाँ ऊपर है वैसे क्या यहाँ यूरो ऊपर है? अगर जवाब हाँ आता है तो जो बाइंग रेट है उसको बाइंग की जगह पे रख देना है 1.0850, और जो सेलिंग रेट है सर 1.0870, ये यहाँ लिख देना होता है। ये बिड का रेट हो जाना है, और ये आस्क का, या ये बाइंग का रेट है और ये सेलिंग का रेट है। फिर उसके बाद में देखिए INR क्या नीचे है, जैसे यहाँ पर नीचे है वैसे यहाँ नीचे है, तो यस अगर जवाब आता है हाँ तो फिर आंख बंद करिए, जो बिड का रेट है वही बिड का रहेगा, और जो आस्क का है वही आस्क का रहेगा, और इन्हें मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है सर? हमें मल्टीप्लाई। तो 83.2050 का मल्टीप्लीकेशन इससे होगा, और 83.2150 का मल्टीप्लीकेशन विल बी हैपनिंग हियर। बस यही मल्टीप्लीकेशन ही करना है सर आपको। ठीक है, समझ गए? अगर अच्छा मान लो ना मिलता, अगर ना मिलता, हम यहाँ यूरो देखते ऊपर है और इत्तेफाक से यूरो यहाँ नीचे होता, तो उस केस में क्या होता है, 1 अपान लगाते हैं और बिड रेट मतलब
बाई की जगह सेल वाला रेट लगा लेते हैं, बस ये होता है, पढ़ाया हुआ है। अगली क्लास में यानी कल की क्लास में ऐसे एक दो न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा, आज के लिए यही करते हैं सिंपल वाले, जिसमें कंफ्यूजन ना रहे। तो ये फ्रेंड्स आ रहा है 90.2774 के आसपास में, 90.2774। और ये आ रहा है 90.4547 के आसपास में, ठीक, 90.2774। आंसर सही नहीं है, नियर बाई यही आ रहा है मेरा, ठीक है, नियर बाई ये है। कोई नहीं सर, ये 2774 और वही। ठीक है सर, तो आसान सा एकदम सरल सा क्वेश्चन रखा गया है यहाँ पर क्रॉस रेट का। बस आपको सिर्फ इतना ही देखना होता है कि भाई रेट क्या पूछा है, यूरो अपान INR पूछा है। आप यहाँ जाएं और देखें कि क्या यूरो जैसे यहाँ ऊपर में है वैसे यहाँ यूरो ऊपर में है, तो यस, अगर जवाब आता है हाँ, तो ये बाई रेट हो जाता है और दूसरा वाला जो बड़ा वाला है वो सेल रेट हो जाता है। सिमिलरली अगर ये नीचे में है, INR नीचे में है, तो यहाँ पर भी INR नीचे में है, तो बस ठीक है, ये बाई और ये सेल हो जाता है। रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट बिल ऑफ GBP 5 लाख बाय TT मार्जिन दिस, इग्नोर कैश डिस्काउंट एंड प्रीमियम। GBP USD का रेट ये दिया हुआ है, USD INR का रेट ये दिया हुआ है, आपको वो कंप्यूट करना है एप्लीकेबल GBP INR रेट फॉर द कस्टमर। कस्टमर के लिए GBP INR का रेट बता दीजिए। पहले खुद से ट्राई करें। इस क्वेश्चन में पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग सेम है, फर्क सिर्फ एक बात का है कि यहां पर क्या है कि हमें पता करना है कि बाइंग रेट लगाएं कि सेलिंग रेट लगाएं। पिछले वाले में बाइंग सेलिंग दोनों ही करना था हमें। दीपक सर 3 मॉड्यूल उठा लीजिए, BFM का कोई भी 3 मॉड्यूल उठा लीजिए, सारा पढ़िए, उससे कम में बात नहीं बनेगी। बढ़िया रंजीत सर, आपको फायदा हुआ होगा आई बिलीव लास्ट से स्टार्ट करने का। तो सर रिटायरमेंट हो रही है इंपोर्ट बिल की, यानी कि कोई चीज जो है कस्टमर ने इंपोर्ट किया है, ठीक, कोई चीज इंपोर्ट करी हुई है और उसके बदले में उसके 5 लाख ग्रेट ब्रिटेन पाउंड देने हैं, ठीक है, तो 5 लाख GBP उसे किसी विदेशी को, फॉरेनर को पे करना है। अब कस्टमर के पास 5 लाख ग्रेट ब्रिटेन पाउंड तो है नहीं, तो वो क्या करेगा, वो हमारे पास आएगा और बोलेगा कि हमसे रुपया ले लो और बदले में हमको ग्रेट ब्रिटेन पाउंड दे दो, यही तो करेगा वो। तो जब वो GBP हमसे मांगेगा, बदले में रुपए देगा, तो हम GBP क्या करेंगे, बाई करेंगे उससे कि सेल करेंगे। अगर कस्टमर के पास में GBP है ही नहीं तो वो बेचेगा कैसे, समझिए, है ना। कस्टमर के पास GBP है ही नहीं तो मुझसे बाई कैसे करेंगे, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, रुपए लेंगे और बदले में ग्रेट ब्रिटेन पाउंड सेल करेंगे। क्या करेंगे हम, GBP सेल करेंगे। तो हमें रेट कौन सा कैलकुलेट करना है, GBP INR रेट सेलिंग वाला, सेलिंग का रेट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसको ठीक से लिखते हैं, क्या है हमारा, GBP USD का जो रेट गिवन है 1.2175 है /85,
अगर इसको और सही से लिखना चाहें तो एक्सपैंड करके लिखना चाहे तो 1.2185 लिख लीजिए, है ना, इसी को एक्सपैंड कर दिया। सिमिलरली अगर हम USD/INR लें सर तो ये हो जाएगा 80.4770 स्लैश, यहाँ पर भी अगर हम एक्सपैंड ही कर दें तो 80.4870 लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, GBP/INR, तो GBP/INR लिख लीजिए, GBP/INR निकालेंगे। लेकिन हम किसका निकालेंगे सर, सेलिंग का। किसका निकालेंगे, सेलिंग का। क्यों सेलिंग का ही, क्यों बाइंग का क्यों नहीं, क्योंकि भाई यहाँ रिटायरमेंट हो रहा है इंपोर्ट बिल का, तो हमें सेलिंग रेट चाहिए। अब सेलिंग रेट अगर हम देखें तो देखो, इसमें ये हो गया सेलिंग रेट और इसमें ये हो गया सेलिंग रेट। बाई लो सेल हाई के हिसाब से दोनों में सेलिंग रेट ये है। ठीक, मार्क कर लिया इनको भाई, सेलिंग रेट ये है, सेलिंग रेट ये है। जीबीपी देखो कि क्या ऊपर में, जैसे यहाँ ऊपर में है वैसे जीबीपी यहाँ ऊपर में है। अगर हाँ जवाब आता है हाँ, तो जो सेलिंग रेट है वही लिख लो। ठीक, जो सेलिंग रेट है वही लिख लिया, ये वाला रेट। अगर सोचो कि ना आता यहाँ, या ऐसा लिखा होता है, कैसा, USD/GBP लिखा होता है फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं। अगर उल्टा लिखा होता, हमें यहाँ ऊपर चाहिए तो यहाँ नीचे मिलता, तो उस केस में क्या करते हैं हम, ये वाला रेट लेते 1/, लगा करके क्या करते हैं हम, बाइंग का रेट ले, लेकिन 1/, लगा करके 1/this लिख देते। कौन सा, ये वाला रेट। बस इतना ही फर्क आ जाता है फ्रेंड्स। ओके, बस कुछ ज्यादा है नहीं डिफिकल्टी। 1.2185 मल्टीप्लाई का साइन लगाया हमने। GBP/INR लेना है, GBP ले लिया। INR नीचे जैसे है, क्या यहाँ भी है, हाँ सर बिल्कुल INR वैसे ही है। तो अगेन यहाँ पर भी यही वाला रेट बाइंग वाला, सेलिंग वाला ले लीजिए 4870। मल्टीप्लाई करके इसको कैलकुलेट कर लीजिए। सबसे पहला 2185 इंटू ये सर आ जाएगा 98.0734 के आसपास में। ठीक, 98 रुपीज 0735। ठीक, 98 ये हमारा रेट जो है आ गया। लेकिन यहां पर हमने ये भी कहा कि जो टीटी मार्जिन है, बैंक अपना मार्जिन चार्ज कर रहा है इतने परसेंट का, 0.10% का। प्रीमियम और डिस्काउंट इग्नोर करने के लिए बोला गया, तो हम इग्नोर कर देते हैं कि भविष्य में कोई दाम बढ़ेगा घटेगा ऐसी कोई बात नहीं है, हम इसका मार्जिन कैलकुलेट करेंगे। अब चूंकि सेलिंग रेट है, सेल बैंक क्या करता है, बाई लो और सेल हाई करता है। तो महंगे में बेचना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, मार्जिन को जोड़ देंगे, अपना फायदा जोड़ लेंगे, क्योंकि हम और महंगा करना चाहेंगे। तो बस इसका जो है 0.10% कैलकुलेट कर लीजिए आप, जो भी आ जाए उसको इसमें जोड़ दीजिए। 98.0734 इंटू 0.09807 के आसपास आ रहा है। अगर चाहें तो 0.0981 लिख लीजिए। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो ये प्रीमियम है, इसको हमें ऐड करना है, तो उठा करके ऐड कर दें अगर हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 98.0734 415 98.1815 98.1815 ये नियर बाई जो हमारा आ रहा है 98.1714 इसी के आसपास आ जाएगा। ये 7 है, 98.1715 आ रहा है फ्रेंड्स मेरा कैलकुलेट होकर के, है ना। हाँ एग्जैक्ट ही है सर, वही 171415 लास्ट में है। थोड़ा सा उतना कोई नहीं, ये हुआ क्या होगा, जैसे हमने यहाँ 7 को वैल्यू देते हुए इसे 1 कर दिया है। अगर हमने ये उठा लेना था, 0 ही उठा लेते, 7 को इग्नोर मार देते, तो एग्जैक्ट मैच हो जाता सर। ठीक है, ये ठीक है सर, बस इतना ही कहानी है सर, इसमें कोई कठिनाई नहीं है सर। ठीक है, कोई कठिनाई नहीं है।
ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर आपका दिल करे, मन करे, तो थोड़ा सा ट्राई करिए अभी। मान लेते हैं यहां पर आपसे बाइंग रेट पूछा जाता है कि आप कस्टमर को बाइंग रेट क्या कोट करेंगे। सेम क्वेश्चन, इसमें हमने क्या किया था, सेलिंग रेट कोट किया था। सेलिंग रेट ना कोट करके हम बाइंग रेट कोट करें अगर, तो क्या आंसर आएगा सर, थोड़ा सा ट्राई करिए। अच्छा, यहां पर जो ये जीबीपी 5 लाख दिया हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं है। अगर केस स्टडी होती तो वो आपसे पूछता कि ये बताओ कि कस्टमर के अकाउंट से कितना रुपया डेबिट या क्रेडिट होगा। ये पूछता आपसे कि कस्टमर के अकाउंट से कितना रुपए डेबिट या क्रेडिट करोगे। तो ध्यान रखिए, हमारे पास जो रेट आया है जीबीपी का आया हुआ है, ये रेट आया हुआ है, और जो अमाउंट दिया है वो भी जीबीपी है। तो उस केस में मल्टीप्लीकेशन करते तो हम क्या करते, 5 लाख को मल्टीप्लाई करते थे 98.1714 से, 98.1714 मल्टीप्लाइड बाई 5 लाख, you will get 49085700, 4,90,85,700 रुपए आप जो है 4,90,85,700 रुपए उसके खाते से, सवाल ये है कि डेबिट करते या क्रेडिट करते। सवाल ये है कि कस्टमर के खाते से 4,90,85,700 डेबिट करेंगे, कितना अमाउंट क्रेडिट करेंगे, अगर पूछ ले तो। जो आप लोग बाइंग वाला कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर 97.88 के आसपास आ रहा है आंसर कई सारे लोगों का, तो मैं मान लेता हूं कि ये सही है। ठीक है, तो अगर मान लो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आपसे पूछता कि 5 लाख जीबीपी के बदले में इतना पैसा डेबिट करोगे क्रेडिट करोगे, तो ध्यान रखिए, देखो कस्टमर के पास में रुपए थे, वही रुपए वो हमको देता, बदले में 5 लाख ग्रेट ब्रिटेन पाउंड हमसे लेता। तो हम क्या करते, उस कस्टमर से 4,90,00,000 लेते, हमारे पास आता, तभी तो हम रुपए लेंगे, बदले में ग्रेट ब्रिटेन पाउंड देंगे। तो रुपए अगर हमारे पास आएंगे तो हम उसका खाता मारेंगे डेबिट। हम क्या करेंगे, इतने रुपए डेबिट कर लेंगे। सोचो कि अगर तुम उसको 5 लाख ग्रेट ब्रिटेन पाउंड भी दे दिए और उसके खाते में 4,90,00,000 भी जमा कर दिए, तो भैया हो गया ब्लंडर आपसे। ब्लंडर क्यों हो गया, बंदा हमसे 5 लाख ग्रेट ब्रिटेन पाउंड भी ले गया अपने विदेशी आदमी को देने के लिए, फॉरेनर को देने के लिए, और हमसे 4,90,085, 4,90,00,000 भी लेकर गया, अपने अकाउंट में क्रेडिट करवा लिया। तो भाई हमारा जो है गेम फंस गया। ओके, डेबिट करेंगे। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं सर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर दिक्कत हो तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से समझा देता हूं। देखो सर, हमें क्या करना है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और आईएनआर का रेट कोड करना है। ठीक है, रेट कौन सा हमारा लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, बाई की सेल। सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ यही बात है पूरे फॉरेक्स में, सिर्फ एक ही सवाल का जवाब अगर आपको मिल गया तो क्वेश्चन खत्म है, बाई या सेल। इस बात का जवाब आप ऐसे ढूंढिए कि इंपोर्ट बिल का रिटायरमेंट हो रहा है और कस्टमर को 5 लाख ग्रेट ब्रिटेन पाउंड चाहिए। कस्टमर को 5 लाख ग्रेट ब्रिटेन पाउंड चाहिए, तो हमारे पास पाउंड होगा तभी तो उसको देंगे कि ले जाओ और दो उसको पेमेंट करो, तो हम उसको देंगे। इसका मतलब हमारे पास ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, उसको हम बेचेंगे, हम सेल करेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स हम कौन सा रेट लगा देंगे, सेल वाला रेट लगा देंगे। ठीक है, 5 लाख ब्रिटेन पाउंड हम बेच देंगे बंदे को। ठीक है, तो सेल का रेट लगाएंगे। अब हमें रेट चाहिए जीबीपी स्लैश आईएनआर का। इसके लिए रेट हम सबसे पहले ये देखते हैं, मतलब एकदम सरल टेक्निक से बताया था मैंने कि जीबीपी ऊपर है या नहीं, ये देख लीजिए। तो सर यहाँ पर आए, जीबीपी ऊपर है, हाँ सर जीबीपी ऊपर है, तो जो सेलिंग का रेट है वो ले लीजिए। क्यों, क्योंकि सेलिंग का ही रेट चाहिए, तो सेलिंग वाला रेट ले लीजिए। तो 1.2185, 75 जगह 85 हो जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और देखिए आईएनआर क्या नीचे है, जैसा यहाँ चाहिए आईएनआर नीचे चाहिए क्या है, तो यस आईएनआर इज देयर डाउन। तो 80.4870। मनप्रीत मैम दिख रहे हैं आपके कमेंट्स, मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए उधर नहीं ध्यान दे पा रहा हूं। बिल्कुल नीलेश सर, हो जाती है ऐसी मिस्टेक जो है।
है ना। बिल्कुल कीर्ति मैम, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आई फॉरेक्स, यहीं से पता है फॉरेक्स का जो कोड है वो मैंने ही क्रैक ही करा हुआ है सीआईबी में बेसिकली। ठीक है, तारीफ ज्यादा नहीं करती, नजर लग जाती है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.2185 मल्टीप्लाइड बाई 80.4870 ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फ्रेंड्स आ रहा है हमारा 98.0734। ये हमारा रेट आ गया क्रॉस रेट, यानी कि हम जो रेट कस्टमर के लिए ऑफर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा लोचा हुआ कि उन्होंने कहा कि मार्जिन भी जोड़ना पड़ेगा आपको, तो ठीक है मार्जिन जोड़ देंगे। मार्जिन जोड़ेंगे तो हमें क्या करना होगा, 0.10% निकालना पड़ेगा इसका, तो ये 0.09807 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो महंगे को और महंगा, सस्ते को और सस्ता, बाई लो और सेल हाई। सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो सेल के केस में हम क्या करेंगे, इसको और महंगा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये रेट में ये चीज और जोड़ देंगे, 0.09807। यू एड इट, बस जोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगा आराम से। अगर INR ऊपर होता सर तो कल करेंगे, अभी आज मैं कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं डाल रहा हूं, इसीलिए मैंने एकदम सरल सरल क्वेश्चन उठाए जिनमें हम ज्यादा लॉजिक न लगाएं, सिंपली चलते हुए, क्योंकि ऐसा संभव है कि आप में से कुछ लोग हो जो पहली बार पढ़ रहे हो। अगर ज्यादा हौच पौच कर दिए तो परेशान हो जाएंगे। आज थोड़ा सा समझ लेंगे, कल पढ़ाऊंगा डिफरेंट इसी में से, तो आप लॉजिक लड़ाने के लिए रेडी रहेंगे, अच्छा वहां ये हुआ तो यहाँ ये होगा। ओके, आज नहीं, बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे फ्रेंड, तो आपका आ जाएगा आंसर 98.1714। ओके, होप है कि आपको क्लैरिटी मिली होगी, नहीं मिली है तो एक बार दोबारा से रिकॉर्डिंग क्लासेस देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी से बनाए जाते हैं। मॉड्यूल ए में आपको फॉरेन एक्सचेंज हो गया, ज्यादातर यहीं से मिलेंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट से थोड़े बहुत मिल सकते हैं, और उसके बाद में मॉड्यूल बी में तो बहुत सारी चीजें हैं, खास करके मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और CAR, ये सारी चीजें आ जाती हैं। योर फॉरेन करस्पॉन्डेंट मेंटेन अ नॉस्ट्रो रूपी अकाउंट, नॉस्ट्रो का रूपी अकाउंट मेंटेन करता है विथ योर बैंक, वांट टू फंड हिज अकाउंट बाई परचेज ऑफ ₹50 million अगेंस्ट $, एज्यूमिंग कि USD INR का जो इंटर बैंक मार्केट रेट है वो ये है 80.25250 लाइक दैट, व्हाट रेट वुड यू कोट टू द करस्पॉन्डेंट इग्नोरिंग एक्सचेंज मार्जिन, मार्जिन कुछ लेना ही नहीं तो क्या रेट कोट करेंगे। ठीक है, और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ USD you would receive in your USD nostro account if the deal is struck। सवाल ये है, तो डील स्ट्रक का पूछ रहा है, मतलब पहले तो हम रेट लेंगे और फिर उसके बाद में इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कंसर्न यहां पर देखना पड़ेगा हमें कि हो क्या रहा है, बाइंग रेट लें या सेलिंग रेट। असली सवाल तो वही है कि फिर से घूम टहल के हमको यही देखना होगा कि यू शुड बैंक बाई करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो आपका जो फॉरेन करस्पॉन्डेंट है, यानी कि हम समझ लेते हैं बैंक ऑफ अमेरिका है, एक बैंक है से इधर जो है, इधर की तरफ पंजाब नेशनल बैंक है, उधर की तरफ बैंक ऑफ अमेरिका है। तो जो पंजाब नेशनल बैंक का फॉरेन करस्पॉन्डेंट है बैंक ऑफ अमेरिका, उसने नॉस्ट्रो रूपी अकाउंट खोल रखा है। ठीक है, रूपी अकाउंट आपके साथ मेंटेन करता है और अपने नॉस्ट्रो रूपी अकाउंट में वो पैसे डालना चाहता है, कितना, 50 मिलियन रुपीज, है ना। वांट टू फंड हिज अकाउंट बाय परचेज ऑफ, परचेज करना चाहता है क्या, रुपए, 50 मिलियन रुपए खरीदना चाहता है अगेंस्ट $, यानी कि वो क्या करेगा, बैंक ऑफ अमेरिका हमको डॉलर देगा और बदले में हमसे रुपए लेगा और उस रुपए को अपने नॉस्ट्रो अकाउंट रुपए वाले में डाल देगा। ये कहानी चलने वाली है। बैंक ऑफ अमेरिका हमको क्या देगा, डॉलर देगा सर ना, तभी तो हम बदले में उसको रुपए देंगे। वो रुपए खरीदना चाहता है, देखिए जैसे हम डॉलर खरीदना चाहते हैं कई बार, वैसे वो रुपए खरीदना चाहता है। तो अगर वो रुपए खरीदना चाहता है, खरीदे, हमको मतलब ही नहीं है, तो अगर वो रुपए खरीदेगा तो बदले में हमको डॉलर देगा ना, अगेंस्ट डॉलर हमको डॉलर देगा, हमारे पास डॉलर आएंगे, हम रुपए देंगे। अगर डॉलर मेरे पास आएंगे तो मैं क्या करूंगा, डॉलर को बाई करूंगा सर, है ना। वो रुपए मुझे देगा तो मैं सर बाई करूंगा। क्यों बाई करूंगा भाई, बाई लो सेल हाई के हिसाब से हम अपना प्रॉफिट कब निकालेंगे भाई, डॉलर हमारे पास है ही नहीं, खरीदेंगे तभी तो आएगा, समझो, तो हम बाई करेंगे।
कौन सा रेट लेंगे सर? बाई का रेट लेंगे। मेरी बात अगर यहां तक समझ में आई हो तो रेट फिक्स हो गया, दिस विल बी द रेट। ठीक है, तो ये रेट हम उसको कोट करेंगे। अगर पूछा होता व्हाट रेट वुड यू कोट टू द करस्पॉन्डेंट बैंक, मार्जिन वगैरह नहीं दिया है तो बात ही खत्म हो गई। अगर दिया होता मार्जिन तो कैलकुलेट कर लेते, क्योंकि बाई का केस है, बाई लो होता है तो जो मार्जिन होता है उसको घटा देते, करेक्ट है ना, सिंपल सा है। तो बाई रेट हम इसको कोट कर देंगे इतना, ठीक। अब उसके बाद में दूसरा सवाल यह है कि कितना अमाउंट तुम्हें अमेरिकन डॉलर में रिसीव होगा। तो यहां ये पहुंच गए इस वाले अमाउंट पे कि भाई 50 मिलियन रुपए हैं, ठीक है। यहाँ रेट क्या है, यूएसडी स्लैश INR का क्या रेट है, 80.2550, दिस इज द रेट। आपको आंसर आया कि यूएसडी का रेट 80 रुपए 25.50 पैसे हो गया, ठीक है। हाँ, मार्जिन कोई रहता ही नहीं है इंटर बैंक के केस में, यस, इंटर बैंक के केस में कोई मार्जिन नहीं रहता है। और इंटर बैंक के केस में जो कस्टमर जो है अप्रोच करता है वो कस्टमर कहलाता है। मतलब कहने का कि बैंकों में भी सोचो पीएनबी और बैंक ऑफ अमेरिका है, तो इसमें कस्टमर कौन है, इसी क्वेश्चन में जैसे पीएनबी था और बैंक ऑफ अमेरिका था, इसमें कस्टमर कौन है, क्योंकि बैंक सस्ता खरीदेगा और महंगा बेचेगा, बाई लो सेल हाई, कस्टमर हमेशा परेशान रहता है। तो कौन परेशान होगा इसमें, पीएनबी परेशान होगा कि बैंक ऑफ अमेरिका? तो ध्यान देंगे कि कौन आया ये कहने कि मुझे 50 मिलियन डॉलर 50 मिलियन रुपए खरीदने हैं, कौन आया, बैंक ऑफ अमेरिका बोला ना भाई। तो जिसने रिक्वेस्ट की, जिसने निवेदन किया वो कस्टमर हो गया, सो ही इज गोइंग टू बी कस्टमर, और बैंक हमारा पीएनबी होगा, ठीक है। तो यानी कि ये बाई लो करेगा, ये बाई लो करेगा और सेल हाई करेगा पीएनबी, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखिए, समझाया हुआ सर मैंने आपको ये सारी चीजें, ठीक है। तो हो गया ये हमारा रेट। अब देखो यहां पर ऐसे तो बहुत सारी परेशानियों वाला काम है, लेकिन सिंपल सा समझिए, अगर आपको यहां पर रेट जो बेस करेंसी है यूएसडी की अगर दी हुई है, और यहां पर अगर यूएसडी दिया हो, चलो यहां रुपए ना दे करके से अगर यूएसडी दिया हो, यहां भी यूएसडी दिया है, यहां भी यूएसडी का रेट आया है, तो मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या करते हैं सर? मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर यहां पर यूएसडी का रेट दिया है और यहां पर रुपए दिए हैं, उल्टा वाला दिया है, तो उस केस में डिवाइड करते हैं, यानी कि 50 मिलियन डिवाइडेड बाई 50 मिलियन रुपए को डिवाइड करेंगे इस रेट से 80.2550, ठीक है। 1 मिलियन में मेरे ख्याल से कितना होता है, 10 लाख होता है ना। 1 मिलियन में 10 लाख, 10 मिलियन में 1 करोड़, तो 50 मिलियन में 5 करोड़ हो जाएंगे, तो 5 करोड़, ठीक है। 5 करोड़, इसको डिवाइड कर दीजिए आप इसी रेट से, जो रेट है 80.2550, तो 5 करोड़ को डिवाइड कर दीजिए 80.2550 से, सो यू विल गेट 623014.14 ये। ये बात तो सही है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत धैर्य के साथ पढ़ने चाहिए, सारे क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। आपने वो चीज देखी होगी केस स्टडी में, मैंने जो बताया था कि 5 क्वेश्चन केस स्टडी के जो होते हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन उस केस स्टडी से होते हैं, चौथा और पांचवा क्वेश्चन अक्सर जो है उस केस स्टडी से अलग होता है, थोड़ा सा नहीं कठिन नहीं आएगा सर। देखिए एबीएम जो है ठीक था पेपर, बहुत, थर्ड शिफ्ट अगर मैं छोड़ दूं तो पेपर वाज नॉट वेरी बैड, मैनेजेबल था, ठीक है। तो बीएफएम भी मैनेजेबल आना चाहिए मेरे हिसाब से, थर्ड शिफ्ट की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, है ना। हाँ, 91 से स्टार्ट करिए, 81 से स्टार्ट करिए, यू विल बी आल्सो बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट आल्सो, ठीक है। तो बस इसको डिवाइड कर देंगे, तो इतना अमेरिकन डॉलर जो है हमारे खाते में डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, फ्रेंड्स बताएं। इतना जो है अपने खाते में आएगा कि जाएगा? ठीक है, हमारे खाते में इतना क्रेडिट करेगा वो, इतना वो बैंक क्रेडिट करेगा, तभी तो हम उसको बदले में इतने रुपए जो है देंगे, है ना। बस ठीक है,
पीएनबी क्रेडिट होगा, पीएनबी का अकाउंट क्रेडिट होगा, ध्यान देंगे सर, पीएनबी का अकाउंट क्रेडिट होगा, बैंक ऑफ अमेरिका का अकाउंट डेबिट किया जाएगा। मंदिर जिस भी भगवान को मानते हैं वहां जाएं, थर्ड शिफ्ट में जहां भी आपको लगता है कि हाँ मेरी सुनी जाएगी वहां जाएं सर। क्या मैं सीरियसली थर्ड शिफ्ट तक आते थे पता नहीं आया बेफ को क्या हो जाता है, कहां से क्वेश्चन उठाना शुरू कर देता है। ठीक है, ऑन 15 सितंबर, 15 सितंबर को अ कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर बुकिंग ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक कस्टमर आता है और आपसे बोलता है कि हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करना चाहते हैं। मतलब मैंने ये कहा सर कि जैसे मतलब शुरू से ना स्टार्ट करिए, अब 91 नंबर क्वेश्चन से उठाइए, मतलब ऐसा नहीं कि पहले क्वेश्चन से ही शुरू करना। होता क्या है कि शुरू के 10-12 क्वेश्चन ना वो एकदम थकाऊ रखते हैं, आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोरल डिग्रेड करने के लिए, और लास्ट में क्वेश्चन सरल सरल रखे। आप क्वेश्चन देखना कि 91, 99 और 100 क्वेश्चन एकदम हलवा क्वेश्चन रखा हुआ होता है। तो इफ यू वांट बहुत बढ़िया सर, अगर आरसीबी जीत सकती है हम क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं सर, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। पिछले 2 दिन इसीलिए क्लास नहीं कर पाया, बहुत ज्यादा खांसी की प्रॉब्लम थी मुझे और क्लास हो ही ना पाती, मैं डिस्टर्ब ही रहता, आपको डिस्टर्ब करता रहता, सॉरी इसके लिए। ठीक है, तो 15 सितंबर को कस्टमर ने रिक्वेस्ट की कि भाई एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बिल बुक कर दीजिए एक्सपोर्ट बिल के लिए, जो कि $2000 का है, जिसकी रियलाइजेशन दिसंबर मंथ में होगी। रियलाइजेशन मतलब इसका जो पेमेंट है वो दिसंबर महीने में रिसीव होगा। ठीक है, एक्सपोर्ट बिल है, इसका मतलब जैसे हमने कोई चीज गेहूं, धान, चना कुछ एक्सपोर्ट किया होगा, विदेश में भेजा होगा, बदले में वहां से अमेरिकन डॉलर आएगा, डॉलर जो है कस्टमर हमारे पास लेकर आएगा, हम उस कस्टमर से बाई कर लेंगे, बराबर है ना, बाई करेंगे, क्यों, क्योंकि भाई डॉलर उसके पास रहेगा, हम बाई कर लेंगे, हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो बाई का केस होगा, पहली बात ये हमने समझ ली, दिस इज द केस ऑफ बाई, बाई इज फॉर लो, बाई लो। स्पॉट रेट क्या दे रखा है, 80, 45 और 50। ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करने के लिए कह रहा है, यानी कि भविष्य के लिए, और पैसा कब आएगा, दिसंबर में। तो देखो हमारे पास आज का रेट कितना है, एट सर आज का रेट यानी कि जब कस्टमर जिस दिन आया उस दिन रेट ये चल रहा है 80 रुपए 45 पैसे। ठीक है, और जो हमारी फॉरेक्स मार्केट होती है वहां पर ऐसे नहीं, देखो अगर ऐसे इन लोगों ने लिख दिया होता, मैं बता रहा हूं कि इन लोगों ने अगर थोड़ी सी मेहनत की होती, वो ये करते ना, बोलते कि भाई अगर तुम जो है ये सितंबर महीने में आए हो तो आज का रेट ये है, अक्टूबर महीने में आओगे तो हम 80.95 चार्ज करेंगे, अगर नवंबर के महीने में चाहिए तो 81.06 चार्ज करेंगे, दिसंबर के महीने में आओगे तो 81.92 चार्ज करेंगे। अगर ऐसा इन्होंने लिख दिया होता, ऐसा कन्वेंशन होता, तो हमको ये क्वेश्चन सॉल्व ही ना करना पड़ता। ठीक है, ठीक है, तो अगर ऐसा वो लिखते तो आसान होता, हमारे लिए काम बहुत आसान था, कुछ करना ही नहीं, हम बताते भाई तुम पूछो कब का चाहिए, 15 दिसंबर महीने में, ठीक है ये लो दिसंबर में, या तो ये रेट लगा लो, नवंबर वाला है, दिसंबर वाला, इन दोनों में से एक रेट होगा। लेकिन ये लोग ना थोड़ा होशियार निकले, उन्होंने बोला ये सब नहीं, ये वाला खेला खेलते हैं, थोड़ा मजा आएगा, तो दैट्स व्हाई दे डिजाइन दिस, कि चलो थोड़ा मजा आएगा के चक्कर में वाट लगाई पड़ी हुई है। ठीक है, तो आज का रेट 80.45 है। अगर तुम्हें भविष्य में जो है रेट चाहिए, अक्टूबर महीने में हम प्रीमियम, फॉरवर्ड प्रीमियम 18 ऐड करेंगे, बाई का केस चल रहा है हमारा। अगर तुम नवंबर के महीने की बात करोगे तो फॉरवर्ड प्रीमियम 30 का ऐड करेंगे, और अगर दिसंबर की बात करोगे तो 41 का ऐड करेंगे। ठीक, पैसे में लिखा हुआ है, पैसे का मतलब ये हो गया कि ये 0.18 रुपए हो जाएगा, ये 0.30 रुपए हो जाएगा, और ये 0.41 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, यहां भी कोई कठिनाई नहीं हमारे पास में। मार्जिन बोल रहे हैं कि मार्जिन हम 10 पैसे का चार्ज करेंगे पर डॉलर में, तो मार्जिन हमेशा कहां चार्ज किया था सर, हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा था, मार्जिन हमेशा स्पॉट पे चार्ज किया जाता है, स्पॉट पे तो कोई बात नहीं, 80.45
हमारा स्पॉट रेट है। मार्जिन, क्योंकि बाई का केस है तो मार्जिन क्या करेंगे, बाई लो सेल हाई, तो हम क्या करेंगे 0.10 घटा देना, सही है ना, मार्जिन घटा देंगे, क्योंकि बाई लो सस्ता और करना है, सस्ते को और सस्ता बनाने के लिए इसको घटा देंगे। तो ये हमारा रेट आ गया जो हमने अपना प्रॉफिट यानी मार्जिन निकाल लिया 80.35, ठीक है। तो ये रेट हो जाना चाहिए था, लेकिन अब समस्या ये है कि ये आज की डेट का रेट है। कौन सा रेट है सर, ये स्पॉट रेट है। कौन सा स्पॉट रेट हम चार्ज कर रहे हैं, लेकिन हमें रेट चाहिए दिसंबर महीने का, फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, क्योंकि $2 लाख जो है रियलाइज होंगे दिसंबर के महीने में। अब असली सवाल सिर्फ ये बचता है सर कि ये वाला जो है फॉरवर्ड प्रीमियम जोड़ूं कि ये वाला। उसके पीछे लॉजिक है, मैं बता देता हूं। हम देखो जोड़ें तो भाई वैसे 0.41 रुपीज भी जोड़ सकते हैं, पर जोड़ क्यों रहे हैं सर, घटा क्यों नहीं रहे हैं। एक बात ये भी पूछी जा सकती है आप अपने मन में कि सर 41 जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि सर हमारी करेंसी प्रीमियम पर है। सर आपको कैसे पता चला, सर अगर इस क्रम में लिखा हो बढ़ते हुए क्रम में, तो करेंसी हमेशा प्रीमियम पर होती है, महंगी होती है, भविष्य में वो महंगी होती जाती है, तो महंगाती जा रही है, इसलिए हम जोड़ेंगे, तभी तो वो महंगी होगी, है ना। आज कोई चीज 18 रुपए की है, भविष्य में वो महंगी कैसे होगी, जब वो 18 रुपए 15 पैसे, 18 रुपए 20 पैसे, 18 रुपए 50 पैसे पर हो, ठीक है। तो वही चीज है, इसलिए 0.41 हम जोड़ सकते हैं, लेकिन हम 0.41 ना जोड़ करके फ्रेंड्स मैं यहां पर जोड़ूंगा 0.30। अब दूसरा बाउंडल ये क्या है 0.30, क्यों सर, ऐसा क्यों हम नवंबर का ले रहे हैं सर, हम नवंबर का प्रीमियम क्यों ले रहे हैं, दिसंबर का लेना चाहिए, क्योंकि कस्टमर कह रहा है कि भाई जो है जो हमारा $2 लाख है वो दिसंबर में आएगा, तो दिसंबर का दीजिए। कस्टमर ये बोलेगा ना आपसे कि सर $2 लाख दिसंबर में आएंगे, इसलिए मुझे दिसंबर वाला ही पैसा चार्ज करिए। जोड़ देंगे तो 80.65 हमारा आंसर आ जाएगा, यही आंसर होगा। लेकिन क्यों हमने ये 41 नहीं जोड़ा, उसका पीछे का लॉजिक देख लीजिए। हाँ, कि अगर मान लो ये $2 लाख कस्टमर को 1 दिसंबर को मिल जाए, क्योंकि ऐसा कुछ लिखा नहीं कि उसको $2 लाख किस डेट को मिलेगा, दिसंबर के महीने में, बस ये बताया कि दिसंबर में मैं तुम्हें पे कर दूंगा। अब अगर उसका जो फॉरेनर है वो $2 लाख मान लो उसके खाते में 1 दिसंबर को अगर डाल देता है, तो कस्टमर क्या करेगा, वो रुकेगा नहीं, वो तुरंत आएगा, बोलेगा कि आज भाई हमारे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दिसंबर का, तुरंत ही हमको $2 लाख लो और बदले में रुपए दे दो, ठीक है। तो अगर बैंक 1 तारीख को ये डील कर देगा, 1 तारीख को, तो भाई फिर वो कैसे तुमको जो है ये प्रीमियम पास करके देगा, वो बोलेगा कि भाई तुम 1 दिसंबर को अगर हमसे पैसे ले रहे हो तो बस यही नवंबर तक का ही रेट हम तुमको कोट करेंगे, दिसंबर वाला नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए हाँ, ठीक है, तो इसीलिए ये 80.65 जो हमारा रेट निकल करके आ जाता है। अगर यहां लिखा होता कि लास्ट ऑफ द मंथ $2 लाख टू बी रियलाइज इन द लास्ट ऑफ द मंथ ऑफ दिसंबर, अगर लिखा होता कि मंथ के आखिरी में ही जो है मतलब रियलाइज होगा, इन दैट केस हम यहां जा सकते थे कि चलो ठीक है दिसंबर के आखिरी में होना चाहिए था, ठीक है। सर अब देखिए अगर यहां लिखा हो कि राउंड ऑफ करना है 0.25 पैसे के क्रम में, तो वहां कर लीजिएगा, अगर आपको राउंड ऑफ करना है देन यू कैन डू इट, ओके। हाँ ठीक है, तो बस कहानी ये थी, इसमें देखो कठिनाई कोई नहीं है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। केवल क्या, एक रेट ये लिया हमने, उसमें 10 पैसे का मार्जिन घटाया और उसमें जो है 30 पैसे का प्रीमियम जोड़ा, बस इतना ही करा हुआ है। कहानी पूरी राम कहानी बहुत लंबी लिखी हुई है। हाँ ठीक है, तो बस फ्रेंड्स यहीं पर ही मेरे ख्याल से हमारी ये क्लास ओवर हो जाती है। मैं आपके लिए 6 न्यूमेरिकल लेकर आया था, आई बिलीव आपको समझ में आए होंगे, आपको पसंद आए होंगे। बाकी कल फिर मिलेंगे, फॉरेक्स पर ही डिस्कस करेंगे। वाई प्रीमियम एडेड, अगर राउंड ऑफ करेंगे 80.65 को, तो भाई राउंड ऑफ कैसे होता है, ये 80.50 हो सकता है और 75 हो सकता है। यहाँ गैप 15 का है, यहाँ गैप 10 का है, जहां कम गैप हो वहीं पर ही सेटल कर लिया जाता है, तो हमारा 80.75 की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है। सिखाया हुआ है, समझाया हुआ है। सवाल यह है कि प्रीमियम को जोड़ा क्यों, ऐसे समझो सर, 80 रुपए 45 ये बाई का रेट है, अगर आज की डेट में आप स्पॉट में डील करते हैं। अगर आप यही काम जो है अक्टूबर महीने में करना चाहते हैं, अभी 15 सितंबर की बात हो रही है,
तो ये रेट कोट करेंगे। अगर अक्टूबर के महीने में आओगे तो हमारी जो करेंसी है वो 18 पैसे महंगी हो चुकी होगी, 18 पैसे महंगी हो चुकी होगी। तो प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे सर? 18 पैसे क्यों महंगे? क्योंकि देखो ये लिखने का कन्वेंशन है। अगर इसी जगह पर ये लिखा होता, मान लो 18/16, यहां पर लिखा होता 30/25 समथिंग लाइक दैट, और यहां पर लिखा होता मान लेते हैं 41/38, कुछ ऐसा अगर लिखा होता तो हम क्या करते कि हमारी जो करेंसी, हमें पता चल जाता है कि हमारी करेंसी डिस्काउंट पर है, डिस्काउंट पर यानी घट रही है। और अगर वो डिस्काउंट पर होती तब यहां पर फ्रेंड्स घटाते। अगर करेंसी प्रीमियम पर है तो जोड़ देते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर ये चीज जोड़ी हुई है। क्लासेस लेंगे सर, मैंने फॉरेक्स अब तक का बेस्ट जो है जून 2024 की 6 क्लासेस हैं, 6 क्लास हैं केवल फ्रेंड्स, ओके। चैप्टर नंबर 1 की सिर्फ 6 क्लास हैं जून 2024 की। एक बार आप उसको पूरा दिल लगा करके देख लीजिए, कल की क्लास में आने से पहले अगर संभव तो देख लीजिए, एकदम ओवरऑल हो जाए, मतलब थोरली अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको कि चल क्या रहा है। थ्योरी आती है, बिल्कुल आती है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सर सुनीता मैम देखिए, ध्यान रखें क्या नाम है कि जो मार्जिन होता है, जो मार्जिन होता है उसकी डीलिंग हमेशा स्पॉट रेट पर करनी होती है, हमेशा स्पॉट रेट पर करनी होती है। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हम चलें, मान लेते हैं कि आपके दिमाग में आता है कि भाई बाई का रेट है 80.45, ठीक है, प्लस कर दीजिए इसमें कि हम नवंबर वाला ये प्रीमियम पास करेंगे 30 पैसे वाला 0.30, तो कोई बात नहीं है 80.75 रुपीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80.75 रुपीज आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि जो हम ये मार्जिन चार्ज करेंगे 10 पैसे का, वो हम इस पर नहीं चार्ज करेंगे, इस पर नहीं चार्ज करेंगे, हम इस पर चार्ज करेंगे 0.10, यहीं से ही घटाएंगे बाई के केस में। तो ये हो जाएगा सर 80.35, उसके बाद में प्लस 0.30 करेंगे और तब 80.365 आ जाएगा। अब कई आप बोलोगे सर कि यहां से घटाएं या यहीं से घटा देते 0.10, क्या फर्क पड़ जाता? करेक्ट है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मान लो ये प्रीमियम इसे पैसे में ना करके इसे परसेंटेज में कर दे, अगर ये परसेंटेज में कर दे कि मार्जिन टू बी चार्ज 0.10%, अब प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका 0.10% निकालोगे तो वो अलग आएगा, और अगर आप इसका 0.10% निकालोगे तो अलग आएगा। इसीलिए ध्यान रखें, मार्जिन हमेशा स्पॉट रेट पर ही कैलकुलेट करते हैं। हाँ, तुरंत ही फंस जाएंगे। ध्यान रखिएगा, मार्जिन हमेशा, बड़ा सिंपल सा नियम है। इवन मैकमिलन की बुक भी इधर उधर उल्टा सीधा करती रहती है, उनको क्या है, वो कुछ भी लिखते रहते हैं, बट ध्यान रखिए जो कॉन्सेप्ट है, जो फंडा है, वो यही है। ठीक है सर, आप चाहें तो क्लास ड्रॉप कर सकते हैं। कल मैं मिलता हूं और भी बढ़िया अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस के साथ में। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ईबीएम का पेपर ठीक था सर, केवल थर्ड शिफ्ट बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई थी, बाकी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में ठीक ठाक क्वेश्चंस और मार्क्स आए हुए थे। 49 अच्छा है सर, अगर आपके पांचों पेपर हैं पेंडिंग तो 49 इज गुड। देखिए 45 एंड प्लस हैं। देखिए जो भी लोग हैं, आप लोग क्लास ड्रॉप करते जाइए जिनको टाइम नहीं है, ठीक है, पढ़ाई करिए, जो चाहे रुकना तो रुक लीजिए। देखिए अगर आपके 45 या उससे प्लस हैं और आपके पांचों पेपर बाकी हैं, 5 पेपर्स, तो आप अभी रेस में हैं। सिंपल सा है, चाहे 45 आ जाए, 46 आ जाए, 47 आ जाए, 48 आ जाए, 49 आ जाए, आप अभी रेस में हैं। घबराएं नहीं। क्यों ना घबराएं सर? क्योंकि पता है आपको, जब आप बीआरबीएल का एग्जाम देंगे ना, बीआरबीएल एचआरएम का एग्जाम देंगे, तो पता है जो आपने यहाँ 49 स्कोर किया है ना, यहाँ पे से यू आर गेटिंग 49 एबीएम। बीआरबीएल आपको कम से कम 60 देगा और एचआरएम आपको 65 देगा या 70 दे देगा। तो जैसे ही ये यहाँ एडजस्ट हो जाएगा सर, ये मैनेज हो जाएगा, फटाफट मैनेज हो जाएगा। ओके, तो घबराएं नहीं। अगर हाँ आपका पता चलता है कि सर 44 आ गया है, 41 आ गया है, 38 आ गया है, 29 आ गया है, समथिंग लाइक दैट, तो आप ये समझ लीजिए कि अब जो है आपके पास में, मैं मान लेता हूं आपके एबीएम में 44, 42, 30 आ गए हैं, तो इस केस में एबीएम तो आप पास नहीं हुए। तो अगर एबीएम नहीं पास हुए तो आपको जो 5 पेपर में मिनिमम 45 नंबर और टोटल 250 है, ये वाले का फायदा नहीं मिलेगा, फायदा नहीं मिलेगा। 2 सिनेरियो बनते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि बाकी के 4 पेपर आप दीजिए, बाकी के 4 पेपर दीजिए और हर एक में कोशिश करिए 50 या 50 से ऊपर लाने का। ठीक है, मान लेते हैं कि हो सकता है आपके 3 पेपर में 50 से प्लस आ गए, तो अगली बार के लिए अब सिर्फ 2 ही पेपर बचते हैं, क्योंकि 3 पेपर आप पास कर चुके हैं।
पहला सिनारियो हो सकता है। दूसरा सिनारियो हो सकता है कि आगे का कोई भी पेपर आप ना दें, दे ही मत जाइए एग्जाम देने, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगली बार फिर पांचों पेपर एक साथ दे सकेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि भाई अगली बार भी अगर एबीएम में फेल हो गए तो क्या, तो थोड़ा सा अच्छे से स्क्रूटनी कर लीजिए अपने आप को कि आप किस रास्ते से जाना चाहते हैं। और अगर मान लीजिए आप जो है कोई भी पेपर आगे के चारों पेपर नहीं देना चाहते हैं तो भी एग्जाम देने जरूर जाएं, एग्जाम देने जरूर जाएं, पास भले ना हो। क्वेश्चन मत अटेंड करिए, 10 अटेंड कर दीजिए। क्यों? एग्जाम देना जरूरी है ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्या लेवल है, कैसी तैयारी करनी है, अगली बार क्या पढ़ेंगे, माइंड मेकअप कर ले, उसके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा सर, बड़े आराम से हो जाएगा सर, नॉट टू वरी। ओके सूरज सर, क्या है आपका क्वेश्चन? मैं देख नहीं पाया हूं, एक बार दोबारा से पोस्ट कर दीजिए सूरज राय जी। प्रभु का भजन करिए मैं क्या कर सकता हूँ थर्ड शिफ्ट का क्या ही। हाँ 8 बजे से क्लास करेंगे सर, मैम सर 8 बजे से करेंगे। सिर्फ बीएफएम की क्लास चलेगी इस हफ्ते, अगले हफ्ते एबीएफएम की चलेगी और उसके अगले हफ्ते एचआर में जो भी बचेगा उसको चलाएंगे। हर हफ्ते एक क्लास। थर्ड शिफ्ट में जो पहली और दूसरी शिफ्ट में ना पूछा जाए वही पूछा जाएगा, समझ लीजिए ऐसा है गुड सूरज सर, करेक्ट है आपने ये जो पॉइंट आउट किया है, ये सही सही क्वेश्चन है आपका। गुड, आई विल कंसिडर इट। ओके हाँ सौरभ सर, यस। चलिए थर्ड शिफ्ट में अगर 50 आए हैं तो बहुत अच्छा है। देखिए पढ़ना सर, बीएफएम में पढ़ना सही है आपको। मॉड्यूल ए पढ़िए, फोकस में मॉड्यूल ए रखिए, मॉड्यूल बी रखिए, बहुत ज्यादा फोकस रखिए इन दोनों पर। कोई बात नहीं विक्रम सर, एचआर में कुछ नहीं पड़ा है, 7 दिन अच्छे से दीजिएगा, इट विल बी डन। चलिए 51 नंबर, बहुत अच्छा है सर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने पढ़ाया है और जो मैं पढ़ा रहा हूं चीजें आपको डायरेक्ट मिलेंगी 100% मैं श्योर हूं। आज तो मैंने सर न्यूमेरिकल ही करवाया है, कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी मैं अच्छी क्वालिटी के लेकर आऊंगा, तो वो भी फंसते ही हैं। देखिए अब थर्ड शिफ्ट में न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं थे, सिर्फ थ्योरी भरी हुई थी अगर आप ध्यान देंगे ना। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर न्यूमेरिकल करवाइए, केस हिस्ट्री कर न्यूमेरिकल करवाइए, लेकिन ऐसा नहीं है, थ्योरी इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। हाँ मॉड्यूल बी से मिलता जुलता है, यस। एचआरएम। सुनील सर क्या पूछ रहे हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने बंद कर देते हैं सर, क्या बोल सकते हैं। अगर टाइम है विक्रम सर तो पढ़ लीजिए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। हाँ वही वही नहीं पूछते सर, कई बार नहीं पूछते हैं। चलिए ठीक है सर, गुड नाइट मेरी तरफ से, मैं भी रेस्ट करता हूँ, कल मैं आपको क्वेश्चंस के साथ मिलता हूँ।